इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप किसी की भी बातों में से झूठ पकड़ सकते हो। ये वीडियो तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर डाल देगी जिसे तुम चाह कर भी कभी भूल नहीं पाओगे और तुम आम कन्वर्सेशंस में किसी के साथ बात करते वक्त, किसी के साथ हंसते वक्त यूं वो झूठ बोल रहा है उसे इजीली पकड़ पाओगे। क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपसे काफी अच्छे से झूठ बोल ले, लेकिन उसकी बॉडी, उसकी वॉइस, उसका टाइमिंग, उसकी मेमोरी, उसके इमोशंस कभी झूठ नहीं बोलते। दिस इज वैभव कडनर एंड वेलकम टू द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब। वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिदम एंड प्ले करो एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट विद साइन नंबर 1। हमारा सबसे पहला साइन कोई फिक्स साइन नहीं है, सबसे पहला साइन है चेंज। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा करनी है किसी से भी बात करते वक्त वो है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने से पहले सामने वाले का ना एक बार नॉर्मल बिहेवियर बस अच्छे से नोटिस करो। उसको कुछ भी मत बताना, बस उसे नोटिस करना। इसे कहते हैं बेस लाइन ऑब्जर्वेशन। वो नॉर्मली जब आम बातें करता है तब कितने जल्दी आंसर करता है, कितना आई कॉन्टैक्ट रखता है, कितने अपने हाथ मूव करता है, उसकी स्पीकिंग स्पीड क्या है, वो चेयर पे कैसा बैठा है, ये सारी उसकी बेस लाइन है। यानी बेसिकली उसकी एक नॉर्मल स्टेट। जब वो झूठ नहीं बोल रहा है तब वो कैसे बात करता है। और अब समझो इस बेसलाइन को यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम अपने किसी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो और वो बड़ा रिलैक्स्ड है। कॉलेज, ऑफिस, क्रिकेट के ग्राउंड पे कहीं पे भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम उसे एक सवाल पूछते हो कि यार कल रात तो एग्जैक्टली किसके साथ था, तो उसकी बॉडी नोटिस करना कहीं ना कहीं पे स्टिल हो जाती है, थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। वो आंसर देने से पहले थोड़ा सा एक यूजुअल पॉज लेता है और उसके वॉइस का पिच हल्का सा चेंज हो जाता है। ये बहुत छोटा टाइनी डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आप उसका झूठ भी इजीली पकड़ लोगे। मान लो आपने उससे पूछ लिया कि कल रात तो एग्जैक्टली किसके साथ था, और अगर वो सच में कहीं पे गया होता तो वो जवाब देता कि अरे भाई मैं रोहन के साथ था। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे एक फ्रैक्शन मिली सेकेंड का टाइम लगेगा सोचने के लिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली योर आंसर। मे बी वो कहेगा कि अरे यार मैं वो घर वालों के साथ ना थोड़ा सा बाहर गया था, कुछ काम था पापा को उस वजह से। क्या आपने नोटिस किया मेरी बातों में एक हल्का सा माइक्रो पॉज आया था? मैंने एक माइक्रो सेकंड लगाया था सोचने के लिए, और उसी बीच में मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज हुए थे, उसी बीच में मेरी शायद से बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई रहेगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ माई बेस लाइन चेंज्ड। अब ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कोई डिफिकल्ट सवाल सामने वाले को पूछते हो जिसे शायद उसे झूठ बोलना पड़े, तो एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रेशर उसके माइंड पे क्रिएट होता है। वो अपनी सारी एनर्जी और फोकस अपनी बॉडी लैंग्वेज से हटा के, अपनी बातों से हटा के सिर्फ इस चीज को प्रोसेस करने में लगाता है कि मैं इसको क्या ऐसा जवाब दूं जो इसे सच लगे। उसके बाद आती है आपकी साइन नंबर 2, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बातें मेल नहीं खाती। सामने वाला आपको वर्बली नो बोल रहा है, लेकिन उसका हेड जो है ना वो एक टाइनी येस में नॉड करता है। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था बाय फॉर्मर FBI एजेंट जो नवारो। बुक का नाम था हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक, एंड उन्होंने उस बुक में एक बहुत मजेदार इंसिडेंट डिस्क्राइब किया था जहां पे उन्होंने एक सस्पेक्ट को बस इसी वजह से पकड़ा क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातें मैच नहीं कर रही थी। वो कह रहा था कि मैं उस क्राइम इंसिडेंट के टाइम पे मैं वहां पे था ही नहीं, मैंने बेसिकली उस जगह से लेफ्ट टर्न लिया था, लेकिन उसका जो हाथ है ना वो राइट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था। उसका हाथ थोड़ा सा राइट को मूव किया था और राइट साइड एग्जैक्टली क्राइम सीन की डायरेक्शन थी। सिर्फ उसके एक छोटे से हल्के से हैंड मूवमेंट ने उसे इंस्टेंटली एक क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया। एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लोगों को पता चला कि ही वॉज द एक्चुअल क्रिमिनल। दैट इज हाउ क्रेजी बॉडी लैंग्वेज कैन बी, बिकॉज इंसान कितना भी स्मार्ट हो जाए वो अपनी बातों को कवर अप करना सीख सकता है, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को कवर अप करना नहीं सीखेगा, क्योंकि ये ट्रेंड है hundreds and thousands of years of evolution की वजह से। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी कि मूवमेंट या फिर बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा सिंक्रनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंक्रनी यानी उसके वर्ड्स के साथ एग्जैक्टली नेचुरली क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच कर पा रही है। इफ यस देन ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, एंड इफ नो then he is not। उसके बाद आती है साइन नंबर 3, टॉपिक स्पेसिफिक नर्वसनेस। अब एक सिनारियो इमेजिन करो, ये मेरे साथ बहुत बार होता है। इंटरव्यू में ना मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके मैं इंटरव्यू लेता हूँ अपने कंपनी के लिए, और पहले 20-30 सवालों तक तो वो एकदम काम रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें पूछता हूँ कि अपने प्रीवियस कंपनी छोड़ने का रीजन क्या था, तो वो कहीं ना कहीं पे ऐसे छोटे माइक्रो मूवमेंट्स करने लगता है। कहीं कोई नेक रब करने लगेगा, कहीं कोई अपने गाल पे हाथ डालेगा, कहीं कोई अपने बालों में हाथ डालेगा, कोई थ्रोट क्लियर करेगा, या फिर कोई हार्ड स्वॉलो करता है, या फिर कोई चेयर में हल्का सा पीछे लीन हो जाता है। मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज नोटिस करता हूँ कि क्या उसका स्ट्रेस एग्जैक्टली उस क्वेश्चन पर स्पाइक हुआ, और उसके पहले के जो 20-30 क्वेश्चंस होते हैं ना वो बस उसकी बेसलाइन समझने के लिए होता है। इनफैक्ट मैंने ये भी चीज ऑब्जर्व की है कि जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो ना तब और भी साइंस होते हैं, जैसे आपका लिप प्रेस करना। कभी कभी कुछ लोग एक आई को है ना सा हल्का सा कवर कर लेते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपने फीट पीछे खींचते हैं या फिर अपनी चेयर को हल्का सा ग्रिप करते हैं। कुछ लोगों का ब्रीदिंग रेट हल्का सा फास्ट हो जाता है, और कुछ जो बहुत ज्यादा मंजे हुए झूठ बोलने वाले हैं वो बार बार कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट्स करने लगते हैं ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि वो झूठ बोल रहा है। वो इन सारी एक्शंस को पैसिफाइंग
बिहेवियर कहता है। देखो जैसे आपके बॉडी में जब भी फीवर आता है तो आपका ब्रेन तुरंत सिग्नल करता है कि भाई अभी स्वेट रिलीज करते हैं और थोड़ा सा काम डाउन करते हैं सिचुएशन को। उसी तरीके से जब आपका ब्रेन अनकंफर्टेबल होता है तो आपकी बॉडी ट्राई करती है उसे काम डाउन करने की। लेकिन इन सारी साइन से ये प्रूव नहीं होता कि सामने वाला झूठ बोलने वाला है until and unless you observe sign number 4, जो ले जाएगी हमें मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पे। देखो कॉलेज में मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी और मैं उससे बातें भी करता था। इनफैक्ट कुछ चल रहा था हमारे बीच में। बट देन सडनली एक बार जब मैं सो रहा था तब मेरी माँ ने मेरे फोन में उसकी डीपी देखी। उसका कुछ तो मैसेज आया था तो माँ ने गलती से खोल दिया और उसके फोटो दिख गई और माँ ने मुझे इमीडिएटली कहा था कि भाई तू इस लड़की से ना दूर रह। मैंने पूछा था कि क्यों माँ, तेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इससे दूर रहूं? और हालांकि तभी भी मैंने माँ को बोला नहीं था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने बोला था कि ये मेरी दोस्त है। तो मेरी माँ ने कहा था कि इस लड़की की शक्ल पे ही दिख के आ रहा है कि ये झूठ बोलती है। शी सेड दैट शी इज अ कंपल्सिव लायर। अब मैंने बस सोचा कि माँ तू ना उसे जानती है ना समझती है जितना मैं समझता हूँ। वो मेरी वाली अलग है वाली फीलिंग तो सबको ही आती है ना। तो उसी इसमें मैंने माँ को बोल दिया था कि भाई तू तो जानती भी नहीं है उसको, मैं अच्छे से जानता हूँ, ऐसे कुछ झूठ वूठ तो नहीं बोलती है मुझसे। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। लिटरली 2 साल बाद दैट गर्ल चीटेड ऑन मी एंड 2 साल के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी फैमिली की जो स्टोरी बताई थी, उसने अपने लाइफ की जो स्टोरी बताई थी, वो अपने बारे में जो कुछ भी बताती थी वो सब कुछ झूठ था। इट वॉज A lie crafted to gain sympathy from me। अब तुम लोग बोलोगे कि वैभव भाई आपको पता नहीं चला कभी भी कि ये झूठ बोल रही है? भाई पहली चीज, इंसान प्यार में पागल था, और दूसरी तब तक मैं बहुत ज्यादा मूवीज पे रिलाई करता था बस ये समझने के लिए कि कहीं सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा। मूवीज में यूजुअली क्या होता है, हमें जब भी कोई सामने वाला झूठ बोल रहा है तो ये दिखाया जाता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं पे फिजट कर रहा है या फिर थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होती। सिर्फ इन दोनों चीजों पे रिलाई करोगे ना आप तो कभी भी सामने वाले का झूठ पकड़ नहीं पाओगे। जो लोग बहुत अच्छे से झूठ बोल पाते हैं ना, उनको जरा सा भी शक हो जाए ना कि सामने वाले को मेरे इंटेंशंस के बारे में पता चला है तो वो अपने मूवमेंट रिड्यूस करने लगते हैं। उनके हाथ सडनली मोशनलेस हो जाते हैं ताकि वो अपनी मूवमेंट कंट्रोल कर पाए। उनकी जो आर्म्स है ना वो बॉडी के थोड़े से क्लोज आ जाते हैं, उनका पोस्चर थोड़ा सा रिजिड हो जाता है और उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड ये चीज ना मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाया था, इसीलिए शायद मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ। लेकिन आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। तुम जब नेचुरली सच बोल रहे होते हो ना तब तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारा वॉइस और तुम्हारे गेस्चर जो है वो साथ में फ्लो करते हैं, वो एक दूसरे को बैरियर नहीं बनाते। लेकिन जब भी आप कोई झूठ या फिर लाई कंस्ट्रक्ट करते हो तब आपके ब्रेन को मल्टीपल जॉब्स करने पड़ते हैं। आपको स्टोरी याद रखनी पड़ती है, आपको सामने वाले के क्वेश्चंस को या फिर कॉन्ट्राडिक्शंस को अवॉइड करना पड़ता है, आपको सामने वाले के रिएक्शन को रीड करना पड़ता है और उसके बेसिस पे अपनी बॉडी नॉर्मल दिखानी पड़ती है। अब जो भी इंसान बहुत अच्छे से झूठ बोल पाता है वो किसी ना किसी हद तक अपनी बॉडी को ओवर कंट्रोल करना जानता है। वो जानता है कि मैं अगर बेस लाइन से थोड़ा हिल भी गया तो मुझे वापस अपनी बेस लाइन पे कैसे आना है। लेकिन वो जो हल्का सा ट्रांजिशन वाला फेज है ना वो एक्चुअली आपको हिंट दे सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। मेरे उस 2 साल के रिलेशन में ऐसे बहुत सारे फेजेस आए थे जब मुझे एक्चुअली खुद को ये क्लिक हुआ था कि यार कहीं ना कहीं पर हल्का सा ट्रांजिशन दिखा है मुझे, बट देन आई इग्नोर्ड इट बिकॉज आई फेल्ट दैट वो कोई साइन नहीं होती। तो जब भी आप किसी से बात करोगे तो ये हल्का सा अगर ट्रांजिशन किसी की बातों में आता है, अगर वो मंझा हुआ खिलाड़ी है तो भाई ये ट्रांजिशन जरूर दिखेगा। उस ट्रांजिशन को पकड़ना सीखो। उसके बाद साइन नंबर 5 के लिए आपको कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल होने की जरूरत है। आपको बस एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर खुद से यस और नो में पूछना है। जब भी आप सामने वाले को कोई सवाल पूछते हो तो चेक करना कि क्या सामने वाले ने आपके एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर दिया या फिर घुमाया। अगर तुम सामने वाले को पूछते हो कि भाई क्या तू उससे कल मिला था और सामने वाला कहता है कि यार तेरे को तो पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ आजकल, सुबह मीटिंग में था, रात को ट्रैफिक बहुत था और मुझे टाइम नहीं मिला रात को उसे मिलने में, और मुझे वैसे भी उसका अननेसेसरी ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैं उससे मिलता नहीं। देखो आपने सिर्फ यस और नो में जवाब पूछा था बट सामने वाले ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, लेकिन फिर भी वो यस और नो में कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं दे पाया एंड दैट कुड बी अ साइन दैट द पर्सन इज लाइंग। देखो लायर्स कई बार डायरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट देना अवॉइड करते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं किसी से डायरेक्टली झूठ बोलूं। मतलब कितनी मजेदार बात है ना, एक लायर खुद नहीं चाहता कि मैं किसी से झूठ बोलूं क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बाद कभी फ्यूचर में भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं और फिर उन्हें वापस याद नहीं आएगा कि उन्होंने उस टाइम पे क्या झूठ बोला था। क्योंकि आप चीज़ें तभी याद रख पाते हो जब आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो।
अगर आपने कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है तो आप कहीं ना कहीं पे वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जियोगे। इसीलिए लायर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो सामने वाले को क्वेश्चन को रिपीट करते हैं या फिर उनको कुछ घुमा के आंसर दे देते हैं या फिर कुछ मज़ेदार सा आंसर दे देंगे ताकि सामने वाले को बिल्कुल शक ना हो। या फिर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली अपना टॉपिक तक चेंज कर देते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, लॉन्ग आंसर और ऑनेस्ट आंसर दोनों सेम चीज़ें कभी नहीं होती, और ऐसा कभी नहीं है कि कोई सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता रहा है तो वो सच ही बोल रहा है। इसलिए जब भी कोई आपको बहुत घुमा फिरा के आंसर दे या फिर कोई बहुत बड़ा आंसर दे तो खुद के दिमाग में बस एक सवाल पूछना कि क्या मैंने जो इसे पूछा उसका एग्जैक्ट और एक्चुअल आंसर इसने मुझे दिया। अगर आपको कभी ना मिले ना तो उसको कन्फ्रंट मत करना कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है। आप बस एक और काम करो, आप उससे बस बोलो कि ठीक है भाई, मैंने तो बस ये पूछा था कि क्या तू उससे मिला है या नहीं मिला है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पूछते हो और वापस से पूछते हो, और अगर जस्ट इन केस सामने वाला इरिटेट हो जाता है या फिर वो ऑफेंड हो जाता है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ बोल देता है गुस्से में जो शायद उसे बोलनी नहीं चाहिए, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं पे वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद ये साइन नंबर 6, मेमोरी। देखो जब भी आप कोई लाइन रिहर्स करते हो ना, तब वो यूजुअली एक फिक्स्ड ऑर्डर में प्रिपेयर होती है आपके दिमाग में कि पहले ये हुआ था, फिर मैं वहां गया, फिर उसके बाद उससे मिला और फिर घर आ गया। और जब तक कोई भी इंसान को इसी ऑर्डर में स्टोरी बोलनी होती है वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट लग सकता है, आपको पकड़ में भी नहीं आएगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। इसीलिए रैंडम सवाल फेंक के मारो उसे, पहले बोलो कि यार शुरुआत से बताना एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब उसके बाद कुछ देर बाद उसे वापस एक सवाल पूछो कि अरे यार मुझे घर पहुंचने के बाद का तो समझ आया, लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली क्या किया तूने, समझा नहीं मुझे। या फिर जिस भी मेन इंसिडेंट के बारे में आप सामने वाले से पूछ रहे हो उससे पहले क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, रैंडमली घुमा फिरा के पूछना जैसे आप बेवकूफ़ हो और आपको पता ही नहीं है या फिर आपको उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। इस मेथड को बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास कहा जाता है। अगर कोई भी इंसान किसी भी मूवमेंट, किसी भी इंसिडेंट को प्रॉपरली रिसाइट कर पा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वो सच बोल रहा है, वरना वो झूठ बोल रहा है। अब जितनी भी सारी मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी होगी यानी झूठ होंगे, मनगढ़ंत कहानियाँ होंगी, उसमें आपको कुछ मिसिंग स्टेप्स मिलेंगे। उसके बाद सेकेंडली आपको चेंज्ड लोकेशंस मिलेंगे। उसके बाद थर्ड में आपको अलग अलग टाइमिंग्स नज़र आएंगे उनकी बातों में। उसके बाद फोर्थ में अलग अलग लोग नज़र आएंगे। एंड नंबर 5 में आपको अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस नज़र आएगी। एंड सबसे मेन चीज़ जो नज़र आएगी दैट विल बी देयर फ्लुएंसी, क्योंकि उसे बार बार स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करते जाना पड़ेगा और उनको याद करना पड़ेगा कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अभी उनको क्या कहना है। उसके बाद आती है फाइनल साइन नंबर 7, इमोशनल मिसमैच। देखो कोई झूठा इंसान शायद से करेक्ट वर्ड्स भी बोल सकता है, लेकिन अगर उनकी रिएक्शंस काफ़ी जल्दी या फिर काफ़ी लेट आ रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा वीक है या फिर काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड है या फिर सिचुएशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने एक नई गाड़ी ले ली और आप उसे लेके गए अपने दोस्त को दिखाने को। अब सामने खड़ा है तुम्हारा दोस्त और वो गाड़ी को देख के कह रहा है कि क्या बात भाई, मज़ा आ गया तेरी गाड़ी देख के। आपने नोटिस किया एक हल्का सा लिप को मैंने स्क्वीज किया था, दैट इज़ अ माइक्रो एक्सप्रेशन। हल्का सा जॉ टाइट होना, हल्का सा लिप को कंप्रेस करना और फिर उसके बाद वो इंस्टेंटली बड़ी स्माइल आना, ये साफ साफ दिखाता है कि अंदर से कहीं ना कहीं पे आपके दोस्त की उस चीज़ से जली है। वो बस फेक वे में बता रहा है कि भाई मैं तो जेन्युइनली बहुत खुश हूँ तेरी गाड़ी की वजह से। जो उनका सबसे पहला रिएक्शन होगा ना, जो इमीडिएट रिएक्शन होगा, दैट विल ऑलवेज रिवील जेलेसी, इनसिक्योरिटी या फिर कोई शॉक। और जो सेकंड रिएक्शन आता है जो कुछ सेकंड्स के बाद आता है, दैट विल यूजुअली बी एन ऐसा रिएक्शन जो बेसिकली बहुत ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल है। तो अभी लास्ट में इन सारे 7 साइंस को मैं कंबाइन कर देता हूँ और इन्हें बस बना देता हूँ 3 अलग अलग साइंस, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहला साइन है कि उनका नॉर्मल बिहेवियर क्या था। उसके बाद दूसरा साइन जो आपको देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद उनका रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे चेंज हुआ। एंड नंबर 3, क्या उस एक साइन के बाद आपको मल्टीपल अलग अलग साइंस दिखे। अब इन सारे साइंस को देखने के बाद अगर आपको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो उसे कभी भी जाके डायरेक्टली कन्फ्रंट मत करो कि वो झूठ बोल रहा है, उसे झूठ बोलने दो। यू नो द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट प्ले एज अ फूल, ताकि आप सामने वाले की एक्चुअल इंटेंशंस तक पहुंच पाओ। ये जो जितने भी सारे साइंस मैंने आपको अभी बताए हैं, वो बस आपको अवेयर करने के लिए कि आपके आसपास ऐसे कुछ भेड़िए घूम रहे हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं और जो कभी भी आपके पीठ के ऊपर आपको वार कर सकते हैं। इन भेड़ियों को भगाओ मत, इन्हें पालना सीखो और अपने हिसाब से इनसे काम करवाना सीखो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। यू आर वॉचिंग द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब एंड दिस वॉज वेब ऑफ कडनर। मेक श्योर ऐसे कंटेंट और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।